वहीं बात करें इंडिया के फाइनेंशियल लिटरेसी रेट की, तो वो मात्र 27% है। क्यों है इंडिया का फाइनेंशियली लिटरेसी रेट इतना कम? क्यों लोग आजकल हर चीज को ईएमआई पर लेते जा रहे हैं? क्यों मिडिल क्लास की जो जिंदगी है केवल ईएमआई में ही सिमटती चली जा रही है? क्यों लोग डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं? क्यों लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं? क्यों लोगों के साथ फाइनेंशियली फ्रॉड हो रहे हैं? ऐसे सवाल बहुत से हैं, लेकिन इनका जवाब सिर्फ एक ही है, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। क्या होती है फाइनेंशियल नॉलेज? अमीर कैसे बने, 30 साल की उम्र में खुद का घर कैसे लें, 35 साल की उम्र में खुद की गाड़ी कैसे लें, 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट कैसे लें, क्या यही होती है फाइनेंशियल नॉलेज? नहीं, ये बात हो गई बहुत बड़े लेवल की। बेसिक लेवल की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली लोगों को फाइनेंशियल का एफ तक नहीं आता है। जब भी बात चलती है फाइनेंशियल नॉलेज की, तो लोगों के मन में बड़ी बड़ी बातें आती हैं। लोग कहते हैं फाइनेंस बहुत बोरिंग है और ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, आज के समय में पर्सनल फाइनेंस सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस नहीं आता तो आप किसी भी डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। आप ईएमआई पर ईएमआई लेते चले जाएंगे, कर्जे में डूबते चले जाएंगे और आपको इसकी जानकारी तक नहीं होगी, और आप एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस जाएंगे जिससे आप जिंदगी भर में कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज की इस टेक्नोलॉजी की बढ़ती दुनिया में जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी उस क्षेत्र को पूरी तरीके से बदल कर रख देती है। ऐसी 1 अप्रैल 2016 के लिए जब एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए लॉन्च किया था, तो इसने भारत के पूरे पेमेंट सिस्टम को बदल कर रख दिया है। यूपीआई से पेमेंट को प्राप्त करना और भेजना उतना ही आसान है जैसा हम किसी व्हाट्सएप पर फोटो को शेयर करते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी जितना फायदा लेकर आती है, उसके साथ ही उसके नुकसान भी उतने ही बढ़ जाते हैं। आज एक ओटीपी से आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। एक गलत लिंक पर क्लिक करने से आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। और किसी भी तरीके का ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं और उसे बिना देखे कोई भी परमिशन दे देते हैं, और यहाँ पर कुछ दिन बाद आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी की बढ़ती दुनिया में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी आपके यूपीआई के पेमेंट होते हैं उन्हें आप सिक्योर तरीके से करें। कोई भी इधर उधर का यूपीआई ऐप आप यूज ना करें। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको कहीं भी कभी भी किसी के सामने अपने पिन को दर्ज नहीं करना, और किसी के साथ भी अपने किसी ओटीपी या फिर यूपीआई पिन को शेयर नहीं करना है। आपके घर में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो यूपीआई का यूज करते हैं, तो उनके लिए भी आपको ये बात समझानी चाहिए। यूपीआई पिन दर्ज करने की जरूरत आपको 2 ही जगह पड़ती है। एक जब आप किसी को पेमेंट भेजते हैं, दूसरा आप जब अपना बैलेंस चेक करते हैं। इसके अलावा कभी भी कहीं भी आपको यूपीआई पिन दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको कभी भी क्यूआर को स्कैन नहीं करना है। यूपीआई पेमेंट रिसीव करने के लिए यहाँ पर आपको केवल आपका नंबर इनफ रहता है। इसके लिए आपको अपना यूपीआई ऐप खोलने तक की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद भी ध्यान रखनी है। आपके घर में कोई कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको भी ये समझा के रखनी है। जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं उसे आपको अप टू डेट रखना है। साथ ही यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस आती हैं यूपीआई से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड, उन सब की आपको जानकारी रखनी है। अगर आप फाइनेंस की बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो आपने सिविल का नाम जरूर सुना होगा। बेसिकली जो सिविल होती है आपके पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होती है। आपने कौन कौन से लोन लिए हैं, आपने कौन कौन से क्रेडिट कार्ड लिए हैं, उन क्रेडिट कार्ड का कैसा भुगतान किया है, उनकी लिमिट क्या है, और आपने उसका कितना क्रेडिट यूटिलाइजेशन किया, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड को कितना यूज किया। ये सब जानकारी हमारी सिविल रिपोर्ट में रहती है। सिविल रिपोर्ट आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको हमेशा अपनी सिविल रिपोर्ट को अपडेट रखना है और पर मंथ अपनी सिविल रिपोर्ट को भी मॉनिटर करते रहना है। कई लोग अपनी सिविल रिपोर्ट को कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। जब उन्हें कोई लोन वगैरह की ज़रूरत होती है तब अपनी सिविल रिपोर्ट निकलवाते हैं और वहाँ पर देखते हैं उनकी सिविल रिपोर्ट में पहले से ही कोई लोन चल रहा है। तो ऐसे में वो यहाँ पर कोई इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो लोन बहुत पहले से ही चल रहा है, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप अपनी सिविल रिपोर्ट को अप टू डेट रखेंगे, पर मंथ अपनी सिविल रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इमीडिएट आप उस पर एक एक्शन ले सकते हैं। तो आज के समय में यहाँ पर आपको सिविल को भी ध्यान से और यहाँ पर हमेशा मॉनिटर करते रहना है। जब आपकी सिविल रिपोर्ट अच्छी होती है तो अक्सर आपके पास पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बनवाने के ऑफर्स आते रहते हैं और आप बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के कोई भी क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। अब आप ये सोच के क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं जब जरूरत होगी तब खर्च करेंगे। अब जब आपका क्रेडिट कार्ड बन गया है तो इस बात की क्या गारंटी रहती है कि आप उससे फिजूल खर्च नहीं करेंगे। एक्चुअली में आप खर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारे जेब में पैसा होने का एक इल्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। तो ऐसे में लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं और नेक्स्ट मंथ बिल आने के बाद जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो लास्ट ही ऑप्शन बचता है ईएमआई का।
अब यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके से जब आप उससे ईएमआई में कन्वर्ट करवाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को, तो पर मंथ यहाँ पर आपकी ईएमआई बंधेगी और उस पर आपको भारी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अनजाने में ही यहाँ पर ईएमआई ट्रैप में फंस जाएंगे। और इसी तरीके से कई लोग क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और यहाँ पर वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। यकीन मानिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक्चुअली में बनाया ही इसीलिए गया है ताकि लोग इस तरीके से डेट ट्रैप में फंस सकें और क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए एक मोटी कमाई हो सके। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड में सभी लोग टाइमली पेमेंट करते रहेंगे तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मुझ जैसे जो क्रेडिट कार्ड के यूजर हैं उनसे कंपनी को एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं होता है। उन्हें केवल फ़ायदा डिफ़ॉल्टर से ही होता है जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं या फिर ईएमआई पे कुछ भी चीज़ के लिए परचेज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आता भी है तब भी आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा लेना है। इवन आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है तब भी आपको ऐसे ही कंपनी के कहने से या किसी एजेंट के कहने से कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा लेना है। आपको अपनी प्रॉपर ज़रूरत को समझना है, आपकी ज़रूरत क्या है क्रेडिट कार्ड को लेकर। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है और उसके बाद आपके लिए जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड रहता है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद चाहे आप उसे एजेंट से बनवाएं चाहे खुद से अप्लाई करें, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड हमेशा अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही बनवाना है, किसी के कहने पर नहीं बनवाना है। आज के टाइम में ईएमआई एक बहुत ही पॉपुलर तरीका बन गया है अपनी लाइफ को शो ऑफ करने का। लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में सैलरी है 10,000, 15,000, 20,000 और फ़ोन लेते हैं 50,000 का, 60,000 का, वो भी ईएमआई पर। इसलिए लेते हैं फ़ोन केवल शो ऑफ करने के लिए। उनका काम यहाँ पर 10-15 हज़ार के फ़ोन से भी चल सकता था, लेकिन उन्होंने शो ऑफ के चक्कर में 50,000, 60,000 का फ़ोन ईएमआई पर लिया है। एक्चुअल में उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी तरीके से लोग ईएमआई पर भी महंगी महंगी बाइक लेते हैं, बट क्या एक्चुअल में आपको उसकी ज़रूरत थी? आपका काम एक नॉर्मल बाइक से भी चल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको महंगी बाइक नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप उस चीज़ को परचेज़ कीजिए। ऐसे ही किसी को दिखाने के चक्कर में या शो ऑफ करने के चक्कर में आप महंगी गाड़ी या महंगे मोबाइल मत लीजिए। आप अपनी ज़रूरत को समझें, अपने बजट को देखें, उस हिसाब से ही कोई फ़ैसला लें। दुनिया को दिखाने के चक्कर में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लें, क्योंकि ईएमआई पर चीज़ों को परचेस करके आप अमीर दिख तो सकते हैं, लेकिन कभी भी आप अमीर बन नहीं सकते। केवल आप उससे शो ऑफ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। आप ज़िंदगी भर ईएमआई भरते रहेंगे और आप कभी भी इस डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमेशा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी ज़रूरत को ज़रूर समझें और उसके बाद एक रिसर्च करने के बाद ही उस फाइनेंशियल डिसीजन को लें। पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो हमेशा आपको एक सिंपल और एक गोल्डन रूल को याद रखना है। आपको हमेशा अपनी संपत्ति को बढ़ाना है और अपने दायित्व को कम करना है। अब ये संपत्ति और दायित्व क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे परचेज करने के बाद हमारी उससे इनकम बढ़ती है या फिर उससे हमारे आने वाले टाइम में कुछ कमाई होने वाली है, तो वो हमारी संपत्ति है। वहीं किसी चीज़ को परचेज करने के बाद अगर हमारे उससे खर्चे बढ़ते हैं तो वो हमारा दायित्व है। मान लीजिए मैंने एक कार परचेज की पर्सनल यूज के लिए, तो वो मेरा दायित्व है, क्योंकि उसके आने के बाद उसकी मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा, उसके इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ जाएगा, उसकी ईएमआई का खर्चा बढ़ जाएगा। वहीं अगर वो कार मैं कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए खरीदता, उसे मुझे रेंट पर चलाना है, तो वो हमारी एक संपत्ति होती, क्योंकि उससे हमारी आय बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में कार हमारी संपत्ति है। लेकिन अगर पर्सनल फाइनेंस की नज़र से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो आप कार आपका दायित्व है, और अगर आप कॉमर्शियल यूज के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर कार आपकी संपत्ति है। तो आपको इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना है। आपको अपनी संपत्ति को बढ़ाना है और दायित्व को कम करना है। मैंने हाल फिलहाल में ही अभी 60,000 रुपये का एक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए परचेज किया था, जो मेरे लिए इन्वेस्ट ऑफ मनी है। वहीं अगर आप इस कैमरे के लिए परचेज करते हैं तो आपके लिए ये वेस्ट ऑफ मनी भी हो सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो कैमरा लिया है वो YouTube वीडियो शूट करने के लिए लिया है और मैं यहाँ पर YouTube पर प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे लिए कैमरा यूजफुल है। भाई अगर आप इसे शौक के लिए खरीदते हैं तो अगर आपके पास बजट है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप केवल शो ऑफ के लिए केवल ऐसे ही लेते हैं तो ये आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी भी हो सकता है। दूसरा, मैंने जब ये कैमरा परचेज किया था तो मैंने फुल YouTube मनी से ही इस कैमरे को परचेज़ किया है। मैंने कोई भी अपना पर्सनल पैसा नहीं लगाया है।
मैंने अपने मोबाइल से यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब से पैसे आए, जब मेरे पास इनफ पैसे हो गए तब मैंने इस कैमरे के लिए परचेज़ किया है। वहीं यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल पैसे इसमें लगा देता, बाद में मेरा यूट्यूब से अगर इनकम नहीं आती तो ये कैमरा मेरे लिए किसी काम का नहीं रहता और मैं इसके पैसे कभी भी रिकवर नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब की इनकम से जो मैंने पैसा कमाया था उसी से मैंने इस कैमरे को परचेज़ किया है। तो ये मेरे लिए फुल ऑफ इन्वेस्ट ऑफ मनी है, मेरे लिए कोई भी वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है और हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही किसी भी चीज़ को परचेज़ करना है। आपको हमेशा अपने पर्सनल इनकम और एक्सपेंसेस का एक डाटा अपने पास रखना है और समय समय पर उस डेटा को आपको मॉनिटर भी करना है। आपको देखना है पिछले मंथ में आपने कौन से अननेसेसरी खर्च किया है, उनका आपको नेक्स्ट आने वाले टाइम में ध्यान रखना है। पर्सनली मैं अपना जो सारा रिकॉर्ड है एक्सेल शीट में रखता हूँ, मेरी जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, और समय समय पर मैं उन्हें मॉनिटर भी करता रहता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। बाकी अगर आप क्रेडिट कार्ड को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है और आप एक क्रेडिट कार्ड का यूज करके कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, तो उसकी फुल डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है, तो इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें।